नमस्कार। कभी सोचा है कि कानून की नजर में किसी की जान लेने के दो अलग अलग नाम क्यों हैं? हाँ, जैसे आपराधिक मानववध और हत्या। बिल्कुल, सुनने में तो काफी एक जैसे लगते हैं, पर इनकी सजा में जमीन आसमान का फर्क आ सकता है। सही कहा। आज हम इसी क्या कहते हैं कानूनी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। और इसे समझने के लिए ना हम एक पुराने लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट केस को देखेंगे। आंध्र प्रदेश राज्य बनाम रायवरप्पू पुनैया। ये 1976 का मामला है। अच्छा, पुनैया केस। हाँ, ये मामला हमें सीधे इंडियन पीनल कोड मतलब आईपीसी की धारा 299 और 300 के बीच के फर्क को समझने में मदद करेगा। तो आज हम इस केस के तथ्यों और कोर्ट की बातों के जरिए ये समझेंगे कि कानून कैसे तय करता है कि कोई जानलेवा हमला सिर्फ आपराधिक मानववध है या फिर वो संगीन हत्या है। यही कोशिश रहेगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि फैसले में भी बताया गया है, एक बेसिक क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण। कैसा? कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मानववध जो है वो एक जीनस है, मतलब एक बड़ी श्रेणी जैसे जानवर। और हत्या उसकी एक स्पीशी है, एक खास किस्म जैसे शेर। अच्छा, तो मतलब हर शेर जानवर है पर हर जानवर शेर नहीं। बिल्कुल, वैसे ही हर हत्या आपराधिक मानववध तो है। हाँ, ये तो है, लेकिन हर आपराधिक मानववध हत्या नहीं होता। ठीक है, ये समझना आसान हुआ। तो फिर सजा तय करते वक्त ये फर्क कैसे करते हैं? देखिए, कानून ने सजा के लिहाज से प्रैक्टिकली आपराधिक मानववध के 3 लेवल बना दिए हैं, ऐसा समझ लीजिए। 3 लेवल? हाँ, सबसे गंभीर है हत्या। ये आती है धारा 300 के तहत और सजा धारा 302 में है, मौत या उम्र कैद। बाप रे, सबसे संगीन। फिर आता है गैर इरादतन मानववध, जो हत्या तो नहीं है पर वो भी गंभीर है। इसकी सजा मिलती है धारा 304 के पार्ट 1 में। इसमें क्या सजा है? इसमें उम्र कैद या 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। ठीक है, और तीसरा लेवल है वो गैर इरादतन मानववध, जो मतलब थोड़ा कम गंभीर माना जाता है। इसकी सजा धारा 304 के पार्ट 2 में है। वो कितनी है? 10 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों। अच्छा, तो 3 स्तर हो गए हत्या, फिर वो गंभीर वाला गैर इरादतन मानववध और फिर कम गंभीर वाला। हाँ, तो ये फर्क आखिर किस आधार पर होता है? क्या ये सब इरादे और जानकारी मतलब नॉलेज का खेल है? काफी हद तक बिल्कुल। यहीं पर धारा 299 और 300 की जो भाषा है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पहले धारा 299 देखें, ये आपराधिक मानववध को डिफाइन करती है। हाँ, बताइए। इसके मोटे तौर पर 3 हिस्से हैं। कोई भी काम आपराधिक मानववध है अगर वो पहला, मौत करने के इरादे से किया जाए, सीधा इरादा। ओके। दूसरा, ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से किया जाए जिससे मौत होने की संभावना हो, मतलब लाइकली टू कॉज डेथ। यहाँ इरादा चोट पहुंचाने का है। हाँ, और उस चोट से मौत होने की संभावना है। ठीक है। और तीसरा, ये जानते हुए किया जाए कि उस काम से मौत होने की संभावना है, लाइकली टू कॉज डेथ। यहाँ शायद इरादा मौत या चोट का न भी हो, पर करने वाले को पता है कि भाई मेरे इस काम से मौत हो सकती है। ये संभावना या लाइकली शब्द दोनों जगह आ रहा है, ये अहम लग रहा है। बिल्कुल। तो फिर कोई काम हत्या कब बन जाता है? हत्या तब बनता है जब वो आपराधिक मानववध तो हो, मतलब 299 के दायरे में तो आए, लेकिन साथ ही वो धारा 300 में बताई गई 4 खास स्थितियों में से किसी एक में फिट हो जाए। 4 स्थितियां? हाँ, 4 क्लॉज हैं धारा 300 में। अगर मामला इन 4 में से किसी में आता है तो वो आपराधिक मानववध हत्या बन जाता है। लेकिन इसमें भी शायद कुछ अपवाद है, एक्सेप्शंस। हाँ बिल्कुल, अगर मामला उन 4 क्लॉज में आता भी है लेकिन वो धारा 300 के 5 एक्सेप्शंस में से किसी एक में फिट हो जाए, जैसे अचानक और गंभीर गुस्से में किया गया काम, तो वो हत्या नहीं रहता। अच्छा, तो वो 4 स्थितियां कौन सी हैं जो किसी काम को हत्या बना देती हैं? धारा 300 के ये 4 क्लॉज हैं। अगर काम मौत करने के इरादे से ही किया गया हो, ये तो सीधा है 299A जैसा। हाँ, ये तो साफ है। दूसरा, सेकेंडली, अगर काम ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से किया गया हो और करने वाले को ये पता हो कि जिस व्यक्ति को चोट पहुंचाई जा रही है उसे उस चोट से मौत होने की खास संभावना है, मतलब उस व्यक्ति विशेष के लिए वो चोट जानलेवा है। इसका कोई उदाहरण? हाँ, जैसे फैसले में भी दिया है। मान लीजिए किसी को पता है कि सामने वाले की तिल्ली बड़ी हुई है, स्प्लीन, और वो जानबूझकर उसके पेट में जोर से मुक्का मारता है, तो उसे पता है कि इस खास आदमी के लिए ये खतरनाक है। अच्छा, यहाँ पीड़ित की खास हालत का ज्ञान जरूरी है। बिल्कुल। अब तीसरा, थर्डली, ये वो क्लॉज है जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है और पुनैया केस में भी यही मुख्य था।
बताइए। फोर्थली, अगर काम करने वाला व्यक्ति ये जानता है कि उसका काम इतना आसन रूप से खतरनाक है, इमिनेंटली डेंजरस, कि पूरी संभावना है इन ऑल प्रोबेबिलिटी कि वो मौत का कारण बनेगा या ऐसी चोट का कारण बनेगा जिससे मौत होने की संभावना है, और वो ये काम बिना किसी बहाने के, मतलब विदाउट एनी एक्सक्यूज करता है। ये शायद वैसे मामलों में लगता होगा जहां बहुत लोगों की जान खतरे में डाली जाती है, जैसे भीड़ पे गाड़ी चढ़ा देना। हाँ, अक्सर ऐसे मामलों में। ये जो तीसरा क्लॉज है ये वाकई थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसमें कहा प्रकृति के सामान्य क्रम में पर्याप्त, सफिशिएंट, और धारा 299 बी में कहा था संभावित, लाइकली। इन दोनों में क्या फर्क है? सुनने में तो काफी एक जैसे लगते हैं। ये बहुत ही अहम सवाल है, और यही पुन्नैया केस का आप कह सकते हैं दिल है। अच्छा, फर्क है संभावना की डिग्री का, प्रोबेबिलिटी कितनी है। लाइकली या संभावित का मतलब है कि मौत हो सकती है, एक चांस है, शायद हो शायद न हो। लेकिन सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर या प्रकृति के सामान्य क्रम में पर्याप्त का मतलब है कि मौत होना सिर्फ संभव नहीं है, बल्कि सामान्य परिस्थितियों में उस चोट का वो सबसे संभावित नतीजा है, मोस्ट प्रोबेबल आउटकम। यहाँ संभावना बहुत ज्यादा है, लगभग निश्चित जैसी। तो मतलब सफिशिएंट एक तरह से हाईली लाइकली या मोस्ट प्रोबेबल जैसा हुआ। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तीसरे क्लॉज 303 के लिए मौत का इरादा होना जरूरी नहीं है। क्या? मौत का इरादा नहीं फिर भी हत्या? हाँ, बस दो चीजें चाहिए। एक, चोट पहुंचाने का इरादा होना चाहिए, और दूसरा, जो चोट पहुंचाई गई वो प्रकृति के सामान्य क्रम में मौत के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, बस। यानी मेरा इरादा सिर्फ हाथ तोड़ने का था, जान लेने का नहीं, लेकिन मैंने इतनी बुरी तरह हाथ तोड़ा कि उससे मौत होना लगभग तय था, तो वो हत्या मानी जा सकती है। बिल्कुल, यही बात सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य केस में साफ की थी। अच्छा, तो कोर्ट ये सब तय कैसे करता है? मतलब किस खांचे में मामला फिट होगा? देखिए, पुन्नैया केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह का 3 स्टेप का तरीका सुझाया है जजों के लिए। 3 स्टेप? हाँ। पहला सवाल, क्या आरोपी के काम से मौत हुई? लिंक है या नहीं? ठीक। दूसरा सवाल, अगर हुई तो क्या ये काम धारा 299 के तहत आपराधिक मानव वध था? मतलब क्या इरादा था मौत का, या ऐसी चोट का जिससे मौत संभावित थी, या ऐसा ज्ञान था कि मौत संभावित है? तीसरा सवाल, अगर हाँ ये आपराधिक मानव वध था, तो क्या ये धारा 300 के उन 4 क्लॉजेज में से किसी एक में फिट होकर हत्या बनता है? और बनता है तो क्या कोई अपवाद लागू होता है? बिल्कुल। तो अगर तीसरे सवाल का जवाब हाँ है और कोई एक्सेप्शन लागू नहीं होता, तो वो हत्या है, धारा 302। और अगर जवाब नहीं है या हाँ है पर एक्सेप्शन लागू होता है, तो फिर वो गैर इरादतन मानव वध है, जिसकी सजा धारा 304 पार्ट 1 या पार्ट 2 में मिलेगी। ये तरीका तो काफी हद तक चीजों को साफ कर देता है, एक फ्रेमवर्क मिल जाता है। हाँ, एक लॉजिकल तरीका है सोचने का। तो ये तो हुई कानून की बात, धारा 299, 300, उनके क्लॉजेज, अपवाद। अब आते हैं असल केस पर। रायवरपू पुन्नैया मामले में हुआ क्या था, जरा वहां के माहौल से शुरू करते हैं। हाँ, तो ये मामला था आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले का। एक गांव है रोम्पीचेराला। रोम्पीचेराला। वहाँ 3 मुख्य समुदाय थे, रेड्डी, कम्मा और भटाराजू, और इनके बीच मतलब पुरानी और गहरी गुटबाजी दुश्मनी चल रही थी। अच्छा, फैक्शन फाइट्स। बिल्कुल। जो आरोपी थे रायवरपू पुन्नैया, जिन्हें हम A1 कहेंगे, एक्यूज नंबर 1, और उनके साथी A2 से A5 वो कम्मा गुट के थे। और मृतक थे सरकोंडा कोटम राजू, वो भटराजू गुट के माने जाते थे। तो माहौल पहले से ही काफी गर्म था गांव में? बहुत ज्यादा। रिकॉर्ड पर था कि गांव में पहले भी हिंसक झड़पें हो चुकी थी, हत्याएं भी हुई थीं। हालत इतने खराब थे कि करीब 1.5 साल तक, मार्च 1966 से सितंबर 1967 तक गांव में पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी थी शांति बनाए रखने के लिए। तो ये घटना कब हुई? घटना हुई 23 जुलाई 1968 की सुबह। मृतक कोटमराजू अपने 2 साथियों के साथ, जो बाद में गवाह बने, PW1 और PW2, गांव से पास के नकरिकल पुलिस स्टेशन जाने के लिए बस में बैठे। पुलिस स्टेशन क्यों जा रहे थे? शायद किसी पुराने मामले के सिलसिले में।
तो वो बस में थोड़ी देर बाद पांचों आरोपी A1 से A5 वो भी उसी बस में चढ़ गए। उसी बस में? हाँ, और मजे की बात, उन्होंने टिकट लिया आगे नरसारा और पेट तक। लेकिन जब बस नेकरिकल चौराहे पे रुकी जहां मृतक और उनके साथी उतरे तो ये पांचों आरोपी भी उतर गए। अच्छा, ये तो शक पैदा करता है। बिल्कुल। मृतक और PW1 पास में एक सार्वजनिक चौपाल बनी थी, उधर गए। तभी A1 और A2 पास के एक कॉफी होटल की तरफ लपके वहां से मोटी मोटी भारी लाठियां उठाईं। लाठियां? कितनी भारी? बताया गया कि करीब 3 इंच मोटी थीं। वो लाठियां लेकर आए और मृतक का पीछा करते हुए चौपाल में घुस गए। ये तो पूरी प्लानिंग लग रही है। टिकट आगे का लेना, फिर उतर जाना, हथियार लाना। यही तो। PW1 जो मृतक के साथ था वो ये देखकर इतना डर गया कि पास की एक झोपड़ी में छिप गया। और मृतक कोटम राजू? वो वहीं खड़े रह गए। उनकी उम्र करीब 55 साल थी। उन्होंने हाथ जोड़कर इन लोगों से रहम की भीख मांगी। लेकिन A1 और A2 ने एक न सुनी। उन्होंने बेरहमी से उनके हाथ पैरों पर लाठियों से मारना शुरू कर दिया। हे भगवान, सिर्फ हाथ पैरों पर? हाँ, मुख्यतः हाथ पैरों पर। किसी ने रोका नहीं? आसपास लोग नहीं थे? एक राहगीर था PW6, उसने देखा तो बीच में बोलने की कोशिश की। उसने पूछा भी कि भाई तुम लोग एक इंसान को भैंस की तरह क्यों मार रहे हो? तो आरोपियों ने उसे धमकाया, डराया और भगा दिया और फिर मारना जारी रखा। कब तक मारा? तब तक मारते रहे जब तक कोटम राजू बेहोश होकर जमीन पर गिर नहीं गए। उसके बाद वो अपनी लाठियां वहीं फेंककर किसी और गाड़ी से भाग गए। जाहिर है चोटें बहुत भयानक आई होंगी। बहुत ही ज्यादा। अस्पताल में डॉक्टर कोंडा रेड्डी ने कुल 19 चोटें नोट की। 19? हाँ, और उनमें हाथ और पैर की कई हड्डियां बुरी तरह टूटी हुई थी, जैसे दाहिने हाथ की रेडियस हड्डी, दाहिने पैर की जांग की हड्डी जिसे फीमर कहते हैं, पिंडली की दोनों हड्डियां टिबिया और फिब्यूला, घुटने की कटोरी यानी पटेला और बाएं पैर की टिबिया भी। बाप रे, मतलब शरीर का निचला हिस्सा पूरा तोड़ दिया? लगभग। और सिर्फ फ्रैक्चर ही नहीं, दाहिने और बाएं हाथ की कलाई के पास की अल्ना हड्डी भी अपनी जगह से हट गई थी, मतलब डिसलोकेशन। और एक चोट के बारे में कुछ खास था? हाँ, चोट नंबर 6 वो दाहिनी पिंडली पर थी। डॉक्टर ने लिखा कि वो इतनी गहरी थी कि टूटी हुई हड्डी का सिरा बाहर से दिख रहा था। ये कंपाउंड फ्रैक्चर होता है। ओह, इसमें तो खून भी बहुत बहा होगा। बिल्कुल। और अंततः उनकी मौत हो गई। हाँ। कितनी देर बाद? हमले के करीब 21 घंटे बाद अगली सुबह अस्पताल में उनकी मौत हो गई। और ऑटोप्सी में क्या निकला मौत का कारण? ऑटोप्सी की डॉक्टर PS सरोजनी PW12 ने उन्होंने अपनी रिपोर्ट में मौत का कारण बताया सदमा, शॉक और अत्यधिक रक्तस्राव हेमरेज। और ये हुआ था मल्टीपल इंजरीज, मतलब कई चोटों की वजह से। ठीक है, शॉक और हेमरेज। और यहाँ उनकी राय का वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है जिस पर पूरा केस टिका। उन्होंने कहा कि ये चोटें सामूहिक रूप से क्यूमुलेटिवली प्रकृति के सामान्य क्रम में मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी, सफिशिएंट थी। सामूहिक रूप से पर्याप्त, ये लाइन याद रखनी होगी। तो निचली अदालत मतलब ट्रायल कोर्ट ने क्या माना? हत्या? हाँ, ट्रायल कोर्ट ने इसे IPC की धारा 300 के तीसरे क्लॉज के तहत हत्या माना और A1 और A2 को धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा दी। बाकी 3 बरी हो गए थे। लेकिन फिर मामला हाई कोर्ट गया होगा? हाँ, राज्य सरकार और आरोपियों दोनों ने अपील की और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट दिया। मकसद मतलब उन्होंने माना कि ये हत्या नहीं थी, बल्कि ये धारा 304 के पार्ट 2 के तहत आने वाला गैर इरादतन मानव वध था, मतलब वो सबसे कम गंभीर वाली श्रेणी। अरे, और सजा घटाकर सिर्फ 5 साल के सख्त कैद कर दी गई। इतना बड़ा फर्क, आजीवन कारावास से 5 साल। हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों सोचा? उनके तर्क क्या थे? हाईकोर्ट ने कुछ मुख्य कारण दिए। पहला, उनका मानना था कि यह हमला अचानक हुआ था, गुस्से में, प्रीमेडिटेटेड नहीं था। दूसरा, उन्होंने कहा कि चोटें शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर नहीं थीं, वाइटल पार्ट्स पर, जैसे सिर या पेट पर चोट नहीं मारी गई थी, सिर्फ हाथ पैरों पर। ठीक है। तीसरा, हाईकोर्ट ने माना कि कोई कंपाउंड फ्रैक्चर नहीं था जिससे बहुत ज्यादा खून बह सके। ये बात बाद में गलत साबित हुई। अच्छा। चौथा,
उन्होंने ये नतीजा निकाला कि मौत सिर्फ सदमे से हुई, रक्तस्राव से नहीं, क्योंकि मौत 21 घंटे बाद हुई थी। ये भी डॉक्टर की रिपोर्ट के उलट था। और पांचवा और शायद सबसे अहम कानूनी तर्क, हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को ये ज्ञान तो था कि उनकी चोटों से मौत हो सकती है, मतलब धारा 299 तो लागू होती है। हाँ। लेकिन उन्हें ये ज्ञान नहीं था कि ये चोटें प्रकृति के सामान्य क्रम में मौत के लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट, धारा 303, या इतनी आसन्न रूप से खतरनाक है कि मौत की पूरी संभावना है, धारा 304। इसलिए ये हत्या नहीं है। तो हाईकोर्ट ने वो संभावित बिल्कुल। और पर्याप्त के बीच का फर्क इस्तेमाल करके इसे कम गंभीर अपराध मान लिया। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ये धारा 304 पार्ट 2 का मामला है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा होगा, राज्य सरकार ने अपील की होगी। हाँ, राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को और उसके तर्कों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। खारिज कर दिया? क्यों? यहीं पर धारा 303 की असली व्याख्या हुई होगी। बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के विश्लेषण में कई गलतियां निकाली। जैसे? पहला, पूर्व नियोजन, प्रीमेडिटेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मानना गलत है कि हमला अचानक था। हाई कोर्ट ने खुद आरोपियों पर धारा 34 लगाई थी, कॉमन इंटेंशन की, जो कि योजना की तरफ इशारा करती है। हाँ, वो बस से उतरना, हथियार लाना। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह सब तैयारी दिखाते हैं, अचानक का गुस्सा नहीं। ठीक है। और दूसरा, महत्वपूर्ण अंग, वाइटल पार्ट्स। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चलो, मान लिया कि महत्वपूर्ण अंगों पर हमला न करने से यह लगता है कि सीधा मारने का इरादा क्लॉज 1 नहीं था। लेकिन क्लॉज 3 के लिए यह जरूरी ही नहीं है। क्लॉज 3 के लिए बस 2 चीजें देखनी है। आय, क्या चोटें जानबूझकर पहुंचाएगी, और आय, क्या वे चोटें प्रकृति के सामान्य क्रम में मौत के लिए पर्याप्त थीं। अच्छा, तो महत्वपूर्ण अंगों पर चोट न होना क्लॉज 3 को खारिज नहीं करता? बिल्कुल नहीं। तीसरा, तथ्यों की अनदेखी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने मेडिकल सबूतों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। कैसे? डॉक्टर सरोजनी की रिपोर्ट साफ कह रही थी मौत शॉक और हेमरेज से हुई। ऑटोप्सी में दिल में खून के थक्के मिले थे। चोट नंबर 6 में हड्डी का बाहर दिखना कंपाउंड फ्रैक्चर था। एक और डॉक्टर PW26 डॉक्टर शास्त्री ने गवाही दी थी कि अस्पताल में खून चढ़ाया गया था। तो खून तो बहुत बहा था। जाहिर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का ये मानना कि फ्रैक्चर से ज्यादा खून नहीं बहता तथ्यात्मक रूप से गलत है, खासकर जब कंपाउंड फ्रैक्चर हो। सही बात है। और सबसे महत्वपूर्ण, धारा 303 का अनुप्रयोग। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने विरसा सिंह वाले 2 सवाल पूछे। क्या चोटें जानबूझकर दी गई? सुप्रीम कोर्ट का जवाब था हाँ, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि पुरानी दुश्मनी थी, योजना बनाकर हमला किया, भारी हथियार इस्तेमाल किए, बेरहमी से मारा जब वो रहम की भीख मांग रहा था, गवाह को धमकाया, और खास तौर पर हाथ पैर तोड़ने का जो इरादा था वो साफ दिख रहा था। चोटें कोई गलती से नहीं लगी थी, जानबूझकर वैसी ही पहुंचाई गईं जैसी वो थीं। और दूसरा सवाल, क्या वे प्रकृति के सामान्य क्रम में पर्याप्त थीं? सुप्रीम कोर्ट का जवाब फिर से था हाँ। किस आधार पर? उन्होंने डॉक्टर सरोजनी की विशेषज्ञ राय को महत्व दिया। डॉक्टर ने साफ कहा था कि चोटें सामूहिक रूप से मौत के लिए पर्याप्त थीं, और यहीं सुप्रीम कोर्ट ने वो अहम बात दोहराई, क्लॉज 3 में शारीरिक चोट, बॉडीली इंजरी शब्द में एकवचन और बहुवचन दोनों शामिल है। अच्छा, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों? हाँ, इसका मतलब है कि सभी चोटों का मिला जुला असर देखना होगा, क्यूम्युलेटिव इफेक्ट। हाँ। भले कोई एक चोट अपने आप में जानलेवा ना हो। कई बार अगर इरादतन हो और उनका कुल असर मौत के लिए काफी हो तो वो हत्या बन जाता है। बिल्कुल सटीक। सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस का जिक्र किया, आन बनाम राजस्थान राज्य। वो भी काफी मिलता जुलता मामला था। उसमें क्या था? उसमें भी लाठियों से हाथ पैर बुरी तरह तोड़े गए थे। महत्वपूर्ण अंगों पर चोट नहीं थी, फिर भी सुप्रीम कोर्ट में उसे धारा 303 के तहत हत्या ही माना था। तो सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्ष क्या था पुन्नया केस में? निष्कर्ष ये था कि हाई कोर्ट ने चोटों की गंभीरता को, मेडिकल सबूतों को और धारा 303 के कानूनी सिद्धांत को, तीनों को समझने में गलती की। तो उन्होंने फैसला बदल दिया? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और ट्रायल कोर्ट के फैसले को, यानी हत्या की सजा को, बहाल कर दिया। किसके लिए? दोनों आरोपी? जीवित बचे आरोपी A2 के लिए। A1 की अपील के दौरान ही मौत हो गई थी, तो उसके खिलाफ अपील वहीं खत्म हो गई। तो इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ा सबक या टेक अवे है वो ये है कि
कि हत्या का दोषी होने के लिए हमेशा ये साबित करना जरूरी नहीं कि मारने का सीधा इरादा था। बिल्कुल। अगर कोई जानबूझकर ऐसी गंभीर चोटें पहुंचाता है जिनका मिला जुला असर इतना खतरनाक है कि उनसे सामान्य परिस्थितियों में मौत होना लगभग तय है, मतलब मौत की संभावना लाइकली से बढ़कर सफिशिएंट की श्रेणी में आ जाती है। हाँ, तो भारतीय कानून उसे हत्या मान सकता है, भले ही चोटें हाथ पैरों पर ही क्यों ना मारी गई हों। बिल्कुल, ये केस यही दिखाता है कि कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि मन में क्या था, बल्कि ये भी देखता है कि काम क्या किया गया, कैसे किया गया, किस हथियार से किया गया, कितनी बेरहमी से किया गया और उसका नतीजा क्या निकला। वो संभावित और पर्याप्त के बीच की जो महीन रेखा है, हाँ, वही रेखा आपराधिक मानववध और हत्या का फर्क तय करती है। और पुनैया केस हमें उस रेखा को समझने में मदद करता है। मौत की संभावना की डिग्री, द डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ, ही यहाँ निर्णायक है। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, ये केस दिखाता है कि कानून कैसे आपराधिक मन या मेंसरिया को मापने की, तौलने की कोशिश करता है, सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से, उनके परिणामों से। पर क्या कानून के ये नियम, ये परिभाषाएं, ये धाराएं हिंसा के उन कर्म जटिल और अक्सर बेहद क्रूर क्षणों में इंसान के असली इरादे को, उसकी नीयत को या शायद उसके डर को क्या पूरी तरह पकड़ पाती हैं? ये एक बहुत गहरा सवाल है। या कुछ हमेशा अनकहा, अनसमझा सा रह जाता है, कानून के पकड़ से बाहर? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद कानून बनाने वाले, जज और समाज, हम सबको लगातार सोचते रहने की जरूरत है। इस गहरी और बारीक कानूनी चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।